ज्योतिष विद्या में गोचर का स्वरूप बहुत मायने रखता है। गोचर यानी ट्रांजिट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोचर फल आपको लग्न से देखने चाहिए या राशि से देखने चाहिए, किस तरीके से आपको देखने चाहिए जिससे आपको लाभ हो। संपूर्ण जानकारी देंगे आज के वीडियो में। हम हैं डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है, अगर आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको निराश नहीं किया जाएगा, आशा अनुरूप आपको जानकारी दी जाएगी। जो आप देखना चाहते हैं वो कमेंट में रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। जो गो शब्द है वो संस्कृत भाषा के गम धातु से बना है। इसका अर्थ है चलने वाला। आकाश में करोड़ों तारे हैं, वे प्राय स्थिर ही रहते हैं लेकिन चलायमान भी हैं। चर शब्द चलन या चाल का द्योतक है, तो गोचर का शब्द हुआ, अर्थ हुआ ग्रहों का चलन। सामान्य भाषा में आपको बताती हूँ, ट्रांजिट या गोचर का मतलब होता है ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में पदार्पण। विवाह, समस्त मांगलिक कार्य, यात्रा में ग्रहों का जो गोचर विचार होता है वो जन्म राशि के आधार पे होता है, न कि नाम राशि के आधार पे। बोलते नाम कुछ और होते हैं, लेकिन जन्म राशि जिसमें चंद्रमा होता है उसी के आधार पे आपको विचार करना चाहिए। गोचर में प्रधानता चंद्र लग्न की ही है, मतलब चंद्रमा को लग्न मानकर, चंद्रमा किसी भी स्थान पे है, अगर आप उसको पहले स्थान पे यानी लग्न में रख देते हैं और उसी से गणना करते हैं कि किस ग्रह की क्या चाल है, तो आपको पता चल जाएगा। सामान्य तौर पे जो चौथा 8वां ट्रांजिट होता है, 12वां ट्रांजिट होता है, शनि का खराब होता है, गुरु का भी खराब होता है। मतलब आपकी चंद्र राशि जो आपने लग्न में रख दी उससे काउंट करिए, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, उनमें जो राशि है और उसमें शनि आ गया है या गुरु आ गया है तो आपको पीड़ा होगी। आपकी चंद्र लग्न से अगर पाप ग्रह तीसरे हैं, छठे हैं या 11वें हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। लेकिन जन्मकालिक स्थिति भी ग्रह की पावरफुल होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, अस्त है, तो आपको परेशानी आ सकती है। अगर उसकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो आपको सावधान होना चाहिए। अस्त और नीच ग्रह की दशा हमेशा पेनफुल होती है और उसको बैलेंस करने के लिए आपको उस ग्रह का दान करना चाहिए जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है या अस्त है। उच्च के ग्रह का कभी दान नहीं करना चाहिए। लग्न से केंद्र में अगर शुभ ग्रह होते हैं तो जातक चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। चंद्र लग्न शरीर है तो लग्न प्राण है। इन दोनों का विचार प्रॉपर तरीके से करने से ही आपको कुंडली का फलादेश समझ में आता है। मतलब लग्न और चंद्र लग्न का एक जैसा ही महत्व है, तो इन दोनों को ही आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। लग्न और चंद्र लग्न में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन चंद्र लग्न और लग्न की अपेक्षा जो बात आकर्षित करने लायक है वह यह है कि गोचर का एक अंग मात्र है, लेकिन दोनों को मिलकर ही आपको फलादेश करना चाहिए। तो महान ज्योतिषियों ने या महर्षियों ने गोचर फल के लिए चंद्र को चुना है विशेष रूप से, लेकिन लग्न को भी बराबर से प्राथमिकता दी है। इसलिए गोचर में जन्मकालिक चंद्र को आधार माना गया है, ना कि लग्न को। वैसे तो दोनों का ही बलाबल बराबर है, लेकिन आप चाहें तो दोनों का सामंजस्य कर सकते हैं, इससे आपको बराबर लाभ होगा। क्योंकि लग्न में जो राशि होती है वो भी इफ़ेक्ट डालती है और चंद्र राशि भी इफ़ेक्ट डालती है, तो जो दोनों का बराबर समन्वय करके ही आपको फलादेश करना चाहिए। जो सूर्य होता है उसका जो गोचर होता है तीसरा, छठा और 11वां शुभ होता है। चंद्रमा का गोचर पहला, तीसरा, छठा, 7वां और 11वां शुभ होता है।
शुक्ल पक्ष का चंद्र हर किसी के लिए शुभ होता है और कृष्ण पक्ष का जो चंद्र होता है वो हर किसी के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन जन्मकालिक चंद्र की स्थिति भी आपको देखनी चाहिए। मंगल गोचर में जब आता है तो तीसरे, छठे और 11वें में शुभ फल करता है, अन्य में अशुभ फल करता है। गोचर के जो फल हैं ये चंद्र से आपको देखने चाहिए, चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से छठे, चंद्रमा से 11वें। गोचर में या ट्रांजिट में बुध चंद्र राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल करता है, अन्य भावों में अशुभ फल करता है। ट्रांजिट में बृहस्पति दूसरा हो या 5वां हो या 7वां हो या 9वां हो या 11वां हो तो अति शुभ फल करता है, अन्य भावों में इसका फल न्यूनतम माना गया है अर्थात अशुभ माना गया है। जब गोचर में शुक्र आता है, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, तो उसकी स्थिति देखने के लिए आपको चंद्र राशि से गणना करनी चाहिए। चंद्र राशि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, एकादश और द्वादश भाव में शुभ फल करता है। शेष भावों में इसका परिणाम अच्छा नहीं माना गया है और शुभ फल नहीं करता है, ऐसा जानना चाहिए। शनि गोचरवश जब तीसरे भाव में होता है, चंद्र राशि से छठे भाव में होता है और 11वें भाव में होता है, तब ही शुभ फल करता है, अन्य भावों में इसके फल अशुभ होते हैं। जैसे आपकी मेष राशि है और तीसरे भाव में यानी तीसरी राशि में यानी मिथुन राशि में अगर आपका शनि है तो आपको शुभ फल करेगा। कन्या राशि में आपका शनि है तो आपको शुभ फल करेगा और कुंभ राशि में आपका शनि है तो शुभ फल करेगा, अन्य राशियों में अशुभ फल करेगा। राहु और केतु के जो गोचर फल होते हैं, जिस भावेश के साथ होते हैं या जिस भाव में रहते हैं उसके अनुसार ही ये फल करते हैं। राहु केतु केंद्र में हो और त्रिकोण पति से युक्त हों या दृष्ट हों, या त्रिकोण में हो, केंद्र पति से दृष्ट हों, युति हो, तो ये योग कारक हो जाते हैं, यानी अशुभ फल की बजाय शुभ फल करने लगते हैं। राहु का प्रभाव शनि की तरह होता है और केतु का प्रभाव मंगल के जैसा होता है। तो राहु केतु का गोचर हर बार सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ हो तो मान सम्मान में वृद्धि होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है। चंद्र से द्वितीय हो तो धन की हानि होती है, कुटुंब में अनबन होती है। अगर तीसरे स्थान में हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है जातक और धन का लाभ होता है, अकस्मात भाग्य जगता है और मित्रों से लाभ होता है। राहु जब चंद्र राशि से चौथे में आता है तो सुख का नाश करता है, मकान छुड़वाता है, घर से निकालकर दूर फेंकता है और उसको कहीं से भी सहायता नहीं मिलती है। पाँचवें घर में चंद्र से जब गोचरवश राहु आ जाता है तो धन और ऐश्वर्य में अचानक वृद्धि करता है, सट्टे आदि से लाभ कराता है। राहु जब चंद्र राशि से छठे आता है तो रोगों की उत्पत्ति करता है, मान हानि होती है, आय में कमी होती है, धन की हानि होती है। सप्तम में जब अचानक से आता है, गोचरवश आता है तो व्यापार में अचानक वृद्धि करता है, यात्रा आदि से धन लाभ होता है, राज्य की ओर से कृपा प्राप्त होती है, मित्र हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मन में कलह रहती है। अगर अष्टम में राहु आता है गोचर में तो अकस्मात धन वृद्धि की संभावना होती है और रोगों की भी संभावना होती है, लेकिन विदेश यात्रा से आपको लाभ मिलता है। राहु जब चंद्र से नवम आता है तो अकस्मात लाभ होता है, ये लाभ चिरस्थायी होता है, राज्य कृपा भी आपको प्राप्त होती है और मित्र हमेशा आपकी सहायता को तत्पर होते हैं। दशम भाव में जब राहु आता है चंद्र से तो गंगा स्नान आदि तीर्थों की स्नान की प्राप्ति होती है, दान पुण्य का लाभ मिलता है या जी चाहता है कि आप कुछ दान पुण्य करें। अकस्मात मान सम्मान में वृद्धि होती है, सभी काम सफल हो जाते हैं, लेकिन शत्रु उत्पन्न होते हैं। 11वें भाव में चंद्र राशि से जब राहु आता है तो शुभ काम करवाता है, दान और पुण्य में रुचि बढ़ती है, लेकिन धन और भाग्य की हानि भी होती है।
राहु जब द्वादश भाव में आता है तो व्यय अधिक कराता है, सुख का नाश करता है। तरह तरह के बंधन जातक के जीवन में आते हैं। जो केतु होता है चंद्र राशि से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और नौवां और 11वां शुभ होता है। शेष भावों में इसके फल को अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ हमने आपको यही बताया है, डिटेल में नहीं बता रहे हैं, मतलब दोबारा सुन लीजिए। चंद्र राशि से जब केतु पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, सातवां हो, नौवां हो या 11वां हो, तब इसको बहुत शुभ माना गया है। अन्य भावों में इसको अच्छा नहीं माना गया है। तो हमने आज आपको बताए गोचर के कुछ नियम और गोचर किस तरह से देखें इसके बारे में भी आपको बताया। तो ज्योतिष का नियम ये भी है कि जो ग्रह जन्म कुंडली में शुभ हो और गोचर में भी शुभ स्थान में भ्रमण कर रहा हो तो वह बलवान हो जाता है और उत्तम फल की प्राप्ति आपको कराता है। जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ भवन का स्वामी हो और अशुभ स्थान में पड़ा हो या नीच नववांश में हो तो ग्रह गोचर में शुभ स्थान में आने पर आपको शुभ फल नहीं करेगा, बल्कि पूर्णतः अशुभ फल न देकर कुछ अशुभ फल अवश्य ही करेगा। कोई ग्रह जन्म पत्री में अशुभ है तो गोचर में भी अशुभ फल करता है, और कोई ग्रह जन्म पत्री में बलवान है, गोचर में भी बलवान स्थिति में है, तो वो शुभ फल ही आपको देगा। गोचर के संबंध में जो फल ग्रहों की चंद्र राशि के विविध भावों में आने को कहा गया है, इसमें बार बार कमी भी हो जाती है, क्योंकि उस कमी का कारण वेद भी होता है। जब कोई ग्रह किसी भाव में गोचर में चल रहा होता है और अन्यत्र एक भाव ऐसा भी होता है जो उस ग्रह के अतिरिक्त वेद की स्थिति निर्मित करता है, तो वो ना तो शुभ होता है ना अशुभ, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे सूर्य के गोचर हम देखते हैं तो सूर्य चंद्र लग्न से जब तीसरे भाव में आता है तो शुभ फल करता है, परंतु यदि गोचर के साथ साथ यदि चंद्र लग्न से नवम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो फिर सूर्य अपनी तृतीय राशि में शुभ फल नहीं कर सकेगा, क्योंकि तृतीय स्थिति सूर्य के लिए नवम जो भाव है वेद का स्थान है, तो वेद को भी अवश्य गोचर में ध्यान रखना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आई होप आपको आज का वीडियो लाभप्रद रहा होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करिए। थैंक यू सो मच।